हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और हमारे ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, जहां पर कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो ये सेकेंड वीक अगस्त 2024 का ये करंट अफेयर्स है, वीकली करंट अफेयर्स है। पिछला है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वीडियो वीकली वाला नहीं आया था, डेली वाला तो अंतराल पे मिल रहा था, लेकिन अब मंडे से आपको सारे वीडियोस सब कुछ टाइम पे मिलेंगे। तो शुरू करते हैं सेकेंड वीक अगस्त का ये वीडियो, एक एक करके आगे अगले सप्ताह का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि करंट फोर्स का गेम चेंजर प्लान है हमारे पास। ISPSS के लिए अलग है और बेसिक मेंबरशिप है, उसमें रेलवे, पुलिस, टीचर, SSC, स्टेट SSC, इन सब के लेवल के लिए तैयारी कराई जाती है करंट फोर्स की खास तौर पर। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शार्प लर्निंग ऐप है, आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले आर्थिक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। RBI ने द्विमासिक यानी बाई मंथली मौद्रिक नीति समीक्षा अगस्त 2024 में की, तो 9वीं बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया। तो ये रेपो रेट कितना है? आंसर होगा 6.5%। ठीक है, 6.5%। तो केंद्रीय बजट पेश हुआ था पूरा वाला, और उसके बाद ये पहली बैठक थी मॉनेटरी पॉलिसी की, और उसी में लगातार 9वीं बार ऐसा हुआ है जब नीतिगत रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। रेपो रेट क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो बैंक हमें जो कर्ज देता है उस पर हम ब्याज देते हैं। ठीक वैसे ही बैंक को भी अपने रोज़मर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की ज़रूरत पड़ती है, और वो ये रकम RBI से भी लेता है कर्ज के तौर पर। तो जितना ब्याज लगता है ना उस बैंक को RBI से रुपए लेने में, वही रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की रिपोर्ट 2023 के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात यानी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ग्लोबली, उसमें भारत की रैंक क्या है? ये देखिए, रिपोर्ट तो 2023 की है लेकिन जारी अगस्त में हुई थी। आंसर का इसका है 8वां। ठीक है, इस रिपोर्ट का नाम है विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023। तो इसमें यह है कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं उसमें भारत जो है ना 8वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर के रूप में उभरा है, और ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं और डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, इसका PDF भी मिल जाएगा आपको। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, वहाँ पर आप डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन वही लोग डाउनलोड कर पाएंगे जिन लोगों ने करंट फोर्स का मेंबरशिप लिया हुआ है या फिर कोई कोर्स परचेज किया हुआ है, तो वो लोग देख पाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है। तो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, भारत के किस युद्धपोत ने अमेरिका में आयोजित रिमपैक 2024 नौसैनिक अभ्यास में गन फायर सपोर्ट प्रतियोगिता जीत ली है? आंसर का INS शिवालिक। क्या है? INS शिवालिक। तो रिमपैक का आयोजन हुआ था, और ये दुनिया का सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज है। रिमपैक का फुल फॉर्म है रिम ऑफ द पैसिफिक। ठीक है, और ये 26 जून से 2 अगस्त तक आयोजित किया गया था। और ये जो INS शिवालिक है ये स्टेल्थ युद्धपोत है। ओके, तो इसने ये जीती है, शानदार प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार किस केंद्र शासित प्रदेश में अगस्त 2024 में आयोजित किया गया? आंसर होगा लद्दाख में, वहाँ पर आयोजित किया गया। और भारतीय सेना ने ये रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार, अंग्रेजी में इसको कहेंगे माउंटेन स्ट्राइक, इसका आयोजन किया गया था। और ये समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर ये किया गया, और क्योंकि ऊंचाई पर पहाड़ों पर चीन से जो खतरे हैं उसको देखते हुए। ठीक है, तो लद्दाख की बात कर रहे हैं, उसकी राजधानी क्या है? लेह है। और उपराज्यपाल कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के एयरफोर्स ने संयुक्त हवाई अभ्यास उदार शक्ति 2024 में हिस्सा लिया है? आंसर होगा मलेशिया। ठीक है, और ये मलेशिया के क्वांतन शहर में आयोजित किया गया था। रॉयल मलेशियाई एयरफोर्स ने इसमें हिस्सेदारी की थी, और भारतीय वायुसेना ने इसमें Su-30 MKI लड़ाकू विमान को भेजा था वहाँ पर एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन लेते हैं अब विज्ञान और रिसर्च से। क्वेश्चन होगा, इसरो ने गगनयान के फाइनल मिशन के लिए 4 में से किसे मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा? आंसर होगा शुभांशु शुक्ला। क्या नाम है? शुभांशु शुक्ला। तो ये आप
देख रहे हैं फोटोग्राफ इनका। तो मुख्य अंतरिक्ष यात्री ये होंगे और इनके बैकअप में प्रशांत बालकृष्ण नायर ये भी होंगे, बैकअप के तौर पर होंगे, मतलब कि अगर किसी वजह से नहीं जा पाए तो इनको भी तैयार रखा जाएगा, ये जाएंगे। ओके, तो इसरो ने ये अगस्त में ही ये घोषणा की थी। ओके, इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं और निधन से रिलेटेड क्वेश्चन। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन 8 अगस्त 2024 को हो गया? पूर्व मुख्यमंत्री की बात हो रही है। आंसर होगा पश्चिम बंगाल, बुद्धदेव भट्टाचार्य, और निधन हुआ है 8 अगस्त को। जन्म हुआ था 1 मार्च 1944 को। उम्र संबंधित बीमारियां थी, उसकी वजह से इनका निधन हुआ है। ठीक है, ओके। कब से कब तक चीफ मिनिस्टर रहे? वर्ष 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे थे। अभी कौन है चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल की? तो ममता बनर्जी हैं और गवर्नर है सीवी आनंद बोस। अगला क्वेश्चन, खिलाड़ी और भारतीय टीम के कोच रहे अंशुमान गायकवाड़ का निधन हो गया 31 जुलाई 2024 को। किस खेल से जुड़े थे? आंसर का क्रिकेट से जुड़े हुए थे वो। उनको ब्लड कैंसर था और उसकी वजह से उनका निधन हुआ है। ठीक है, और तो ये इन्होंने 1975 में भारत के लिए डेब्यू किया था और खेले थे, क्रिकेट खेलते थे भारत के लिए। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता त्सुंग दाओ ली का निधन हो गया 4 अगस्त 2024 को। तो इनमें से क्या थे? आंसर का भौतिक वैज्ञानिक, 97 ईयर के थे। ओके, चीनी अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिक कहेंगे हम। तो इनको 1957 में 1957 में नोबेल पुरस्कार मिला था और ये ऐसे दूसरे सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक बने थे। तो इन्होंने ना पार्टिकल फिजिक्स की समझ को आगे बढ़ाया था और उसमें शानदार काम किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब योजना से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लागत से 936 किलोमीटर लंबी कितने नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? अगस्त 2024 में। आंसर होगा 8। टोटल 8 इस तरह की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ओके, तो कौन कौन सा है वो पूरी लिस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 के। ओके, आगरा ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर बन रहा है 6 लेन का। इसके अलावा खड़गपुर मोरेग्राम नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर बन रहा है 4 लेन का। फिर उसके बाद है ये थराड डीसा मेहसाणा अहमदाबाद नेशनल हाईवे स्पीड कॉरिडोर है 6 लेन का है। उसके बाद है अयोध्या रिंग रोड, ठीक है। और फिर है 4 लेन है रायपुर रांची राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर 4 लेन का। फिर है कानपुर का रिंग रोड। उसके बाद है स्थान 4 लेन का उत्तरी गुवाहाटी बाईपास और मौजूदा जो गुवाहाटी बाईपास है उसका चौड़ीकरण और सुधार, ठीक है। और आखिरी यानी 8वां है 8 लेन का नासिक फाटा खेड़ा कॉरिडोर। तो ये सब बनाने की ये योजना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व विकसित करने की घोषणा की अगस्त 2024 में। तो उसका नाम बताएं, क्या नाम है? आंसर का गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये है आंसर। छत्तीसगढ़ सरकार ने ये नया टाइगर रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है 7 अगस्त 2024 को। और ये टाइगर रिजर्व करीब 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। देखिए वर्तमान में इससे पहले मतलब छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व थे। बीजापुर में इंद्रावती, गरियाबंद में उदंती सीता नदी और मुंगेली में अचान कमार। तो ये था। और अब गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये भी हो जाएगा। ओके, तो ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और इस पर धीरे धीरे काम होगा। अगर सवाल हो इस वक्त कि कितने टाइगर रिजर्व हैं देश में नेशनल स्तर के, तो वो हैं 55। उन सब की लिस्ट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ये पूरी लिस्ट देख रहे हैं आप, ये 22 तक की है और उसके बाद ये देख रहे हैं 44 तक की। ओके, और ये रहा 55 तक की। ओके, और ये जो गुरु घासीदास वाला जो है ना टाइगर रिजर्व, ये अभी नेशनल टाइगर रिजर्व बनना है, मतलब उसमें तो टाइम लगेगा अभी, ठीक। घोषणा हुई अभी, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, विदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं और पसंद आ रहा हो लाइक बटन दबा दीजिए। क्वेश्चन होगा, जन विरोध के कारण किस पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा, अपना भागना पड़ा? कहिए आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है, सबको पता होगा बांग्लादेश बुरी तरह चरमरा गया है। शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो चुका है। कई दशकों तक उन्होंने अपने हाथ में देश की कमान रखी थी और वतन से उनको भागना पड़ गया। 2009 से वो लगातार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी और फिर जो हाल हुआ वहाँ पर एक आरक्षण का मामला था, लेकिन वो तो एक बहाना बना। बहुत निराशा थी शेख हसीना से वहाँ की जनता को और बहुत ही इन्होंने क्रूर रवैया अपना रखा था अपनी जनता को लेकर, विरोधियों को लेकर ख़ास तौर पे। नतीजा हुआ कि पूरी पब्लिक भड़क गई और इनको भागना पड़ गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर का मोहम्मद यूनुस। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, नोबेल प्राइज़ विजेता है मोहम्मद यूनुस। तो अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया उनको। वो सलाहकार के तौर पर हैं, लेकिन वो एक तरह से प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पद प्रधानमंत्री का नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति की। वहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। ठीक है, और ये मोहम्मद यूनुस जो है ना, वो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के धुर विरोधी हैं। आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन लेते हैं अगला, ट्यूनीशिया का नया प्राइम मिनिस्टर किससे नियुक्त किया गया? आंसर होगा कामिल मदौरी। क्या नाम है? कामिल मदौरी। तो ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने उनको मतलब इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको बर्खास्त कर दिया था, तो उनकी जगह अब कामिल मदौरी को नियुक्त किया गया है ट्यूनीशिया का नया प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ट्यूनीशिया भी एक बार मैप में हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर है ट्यूनीशिया। ये अफ्रीका का सबसे उत्तरी देश है। चलते हैं, ये रहा अपना प्यारा भारत और अब चलते हैं कहाँ, चलिए देखिए अफ्रीका में। ठीक है, और इसके उत्तरी हिस्से में हम देखेंगे, यहाँ रहा, ये तो रहा लीबिया। ठीक है, ये रहा लीबिया और फिर ट्यूनीशिया जो है ना वो यहाँ पर है। यहाँ से इस तरह से ऐसे देख करेंगे हम ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये रहा ट्यूनीशिया। ओके, ये ट्यूनीशिया है। भाषा यहाँ पर अरबी चलती है। कैपिटल है ट्यूनिस। राष्ट्रपति हैं कैस सैयद और प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं कामिल मदौरी। ओके, ट्यूनीशिया और इधर समुद्र क्या है? ये है, ये वाला मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। और इसका पड़ोसी ये अल्जीरिया हो गया और ये लीबिया हो गया। ओके, ट्यूनीशिया की बात कर रहे हैं। ट्यूनीशिया काफ़ी चर्चा में रहा था अरब स्प्रिंग के दौरान, अरब क्रांति के दौरान। ठीक है, अब दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन हुआ, नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? आंसर होगा 7 अगस्त को मनाई जाती है। ठीक है, 7 अगस्त को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय भाला दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल जेवलिन डे। आंसर होगा 7 अगस्त को। क्यों इस दिन? क्योंकि टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था ना 2020 का 2021 में आयोजित हुआ था, तो उसमें जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था और उसी के सम्मान में ये दिवस घोषित कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 8 अगस्त को। ठीक है, 8 अगस्त को। देखिए महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 9 अगस्त को। अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को दक्षिणी जापान, तो जापान का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ का जो बंदरगाह नगर है नागासाकी, उस पर बम गिरा दिया था, प्लूटोनियम, फैटमैन नाम था उसका। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 9 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस ये है 6 अगस्त को। ओके, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में। अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 अगस्त को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? सस्टेनेबल यानी दीर्घकालिक, लंबे समय तक चलने वाला हैंडलूम, हरित और समृद्ध भविष्य की ओर। ओके, तो ये है इस बार की थीम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की। ओके, और अब पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 61 यानी 61 कृषि और बागवानी फसलों की कितनी किस्में जारी की जो उच्च उपज देने वाली, जलवायु लचीली और जैव सशक्त है? आंसर का 109, टोटल 109। तो 11 अगस्त को न्यू दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में इन किस्मों को जारी किया है। और जारी किया उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने। किसने डेवलप किया है? तो ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके द्वारा ये डेवलप किया गया 61 फसलों को, मतलब किस्मों को कहिए, फसलों की अलग अलग 61 फसलों को किया गया है। अच्छा, ये इसका मतलब क्या हुआ? जलवायु लचीली। देखिए, जो पर्यावरण में बदलाव हो रहा है ना, तो आप और हम तो इफेक्टेड हो ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हो रहा है वो फसलों पर हो रहा है, हमारे जो भोजन है उस पर हो रहा है। ओके, गेहूँ, चावल, मक्का और भी तरह तरह की जो फसलें हैं उन सब पर असर हो रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हो जा रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठंड कभी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, कभी ज़्यादा ठंड हो रही है, पाला पड़ जा रहा है। तो इस तरह की स्थिति है, इन सब से निपट सके, यानी इसके बावजूद, पर्यावरण बदलने के बावजूद फसलें वो सही सलामत रह सके और हमारा जो खाद्यान्न है वो हमें मिल सके, इसलिए ये किस्में जारी की गई हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो ये था सेकेंड वीक अगस्त का करंट अफेयर्स। अब अगले वीक का बस आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।